सो गाइस, रिलायंस पावर का दिसंबर क्वार्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आखिरी उम्मीद हो सकती है कंपनी को फाइनेंशियली एटलीस्ट स्टेबल बनाने की। ऑल्दो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर भी काफी बढ़िया दिया था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन इसलिए ज्यादा है और क्यों यहां पर टेंशन बनी हुई है रिलायंस पावर में, क्योंकि हाईयर एक्सपेक्टेशन है। अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी तो कंपनी पर टेंशन भी उतनी आती है, इन्वेस्टर्स की भी टेंशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। तो स्टॉक पर गिरावट का एक रीजन ये आपको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है जिसको हमने आज के कई वीडियोस में डिस्कस किया है, जरूर चेकआउट कर लेना। अब रिलायंस पावर में रिजल्ट्स में हमारी क्या डिमांड रहेगी और क्या कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। 30 जनवरी 2026 कंपनी अपने रिजल्ट्स देगी। दिसंबर 2025 के रिजल्ट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट एक बड़े रीजन की वजह से हो जाते हैं। वो रीजन क्या है? ये रीजन है रिलायंस पावर की ही रिलायंस एनयू एनर्जी सब्सिडरी। ठीक है, इस वजह से आपका ये जो है रिलायंस पावर के रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा कि कंपनी की विंड मिल आप लोग सुन ही चुके होंगे कई बार इस चैनल पर अटैच की गई थी, जिसका इंपैक्ट पड़ सकता है रिलायंस पावर के ऊपर। रिलायंस पावर की सब्सिडरी का इंपैक्ट रिलायंस पावर के रेवेन्यूज के ऊपर पड़ सकता है। ऑल्दो कंपनी ने कहा था कि हमारे बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसी वजह से टेंशन ये भी है कि जो अनिल अंबानी के मामले हैं, जिनकी वजह से सीज किए गए ईडी की तरफ से कंपनी के विंड मिल या कुछ अदर प्रॉपर्टीज, कहीं उनका नुकसान कंपनी के आने वाले क्वार्टर पर तो नहीं मिलेगा। ये टेंशन है रिलायंस पावर के रिजल्ट आने से पहले। समझे इस चीज को, यानी कि रिजल्ट आने के पहले कंपनी में टेंशन इस चीज की है, स्पेशली इन्वेस्टर्स की टेंशन ज्यादा यहां पर है। अब इन रिजल्ट से हमारी उम्मीदें क्या क्या होनी चाहिए? पहला, आपके साथ उम्मीद जो होनी चाहिए वो है सितंबर का ग्रोथ परसेंटेज 12% का था। इस बार कंपनी 12% या उसके ऊपर का ग्रोथ लेकर के आती है तो कंपनी का पहला सेगमेंट बढ़िया हो जाता है, यानी पहले एक्सपेक्टेशन 12% के ऊपर का ग्रोथ दिसंबर 2025 के अंदर। अब कंपनी क्या ये दे सकती है? अगर आप कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करोगे, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं कह रहा, ईयर ऑन ईयर बेसिस कह रहा हूं, क्योंकि हमें जो है 12% का ग्रोथ मिलेगा ना, वो पिछले साल के कंपैरिजन पर मिलेगा। यानी कि कंपनी को 12% देने के लिए कितना रिवेन्यू देना पड़ेगा, कितना रिवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा? अराउंड 1200 करोड़ के आसपास का। 1210-15 करोड़ अगर कंपनी रिवेन्यू लेकर के आ जाती है, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी 12% का ग्रोथ दे दे। मतलब इसके आसपास का कंपनी को रिवेन्यू चाहिए 2000 करोड़ के आसपास का, सॉरी 1200 नहीं, 2000 करोड़ के आसपास का। यानी कंपनी को 12% इंक्रीज देने के लिए 2000 करोड़ के आसपास कंपनी को रेवेन्यू देना पड़ेगा। यह होता है एनुअल बेसिस पर, लेकिन जो ग्रोथ परसेंटेज आपका आएगा वो बड़ा होना चाहिए सितंबर के ग्रोथ से। समझिए इस चीज को। तो पहली टेंशन सेगमेंट आपके रिवेन्यू पर है। अगला आता है आपका प्रॉफिट ग्रोथ, जहां पर कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत बढ़िया काम कर रही थी। स्टॉक पर, रिलायंस पावर पर जो आपको रैली देखने को मिली है इतने कुछ सालों के अंदर, वो इसी रीजन से क्योंकि कंपनी ने अपने आप को काफी इंप्रूव किया। बट अब वही टेंशन कंपनी के ऊपर है कि रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाएगी कि नहीं, प्रॉफिट कंपनी उस तरीके से ला पाएगी कि नहीं, क्योंकि कंपनी का एक सेगमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। यह सेगमेंट है कंपनी का करंट रेशियो, इस समय 0.50 पर है। ऑल्दो कंपनी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर भी करती है, कंपनी बहुत कर्जे खत्म कर चुकी है, लगभग हद तक कंपनी कर चुकी है, पर सिर्फ 0.50 का करंट रेशियो कंपनी का है, जो कि कंपनी के एसेट्स को थोड़ा सा खराब बताता है। 0.50 करंट रेशियो मींस द कंपनी हैज ओनली 50 पैसे हर 1 रुपए के एसेट के ऊपर। हर 1 रुपए की लायबिलिटी पर कंपनी के पास 50 पैसे का एसेट है। यह बताता है आपको कंपनी के हेल्थ के बारे में। और यही चीज आपके साथ मिली थी कंपनी पर डी रेटिंग आकर के, जब कंपनी में आज से लगभग 2 महीने पहले डी रेटिंग आई थी ब्रोकरेज हाउसेस और साथ में आपकी रेटिंग फर्म्स की तरफ से डी रेटिंग मिली थी। तो वही टेंशन बड़ी हो जाती है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने वहीं पर ही कंपनी में से एग्जिट किया, क्योंकि डी रेटिंग मिलना कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी के कैश फ्लो को अल्टीमेटली बहुत वीक बताता है। तो इन्वेस्टर इन्हीं सेंटिमेंट्स पर किसी भी कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं कि वो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो स्टिल या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी के एसेट्स और उसके लायबिलिटीज का रेशियो क्या चल रहा है। अगर आप स्टिल इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप इन पॉइंट्स को नजरअंदाज करना चाहते हो।
आप बस इसी उम्मीद पर हो कि कल को अडानी से रिलेटेड कुछ बढ़िया न्यूज आ गई तो क्या होगा, बल्कि इसका साइड इफेक्ट भी सोचो कि भैया इनसे खराब न्यूज आ गई तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पीआईएल के अंडर अनिल अंबानी और अडाक को इनको नोटिस भेजे कोर्ट में अपीयर होने के लिए। ये खराब न्यूज है अडानी ग्रुप के लिए, सॉरी ये खराब न्यूज है आपके रिलायंस पावर के लिए भी, क्योंकि पहले इनडायरेक्टली बट अब डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहे हैं रिलायंस पावर के ऊपर। तो ये पॉइंट्स भी आपको मालूम होना चाहिए। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको लगता होगा कई मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, बट जरूरी ये है क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से मैंने आपको लगातार बताया कि रिलायंस पावर, बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं ज्यादा कहता नहीं कि एग्जिट करो या जो मर्जी करो, वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन इन सब पॉइंट्स को जरूर नोट करा करो किस कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है, हेल्थ क्या चल रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा इन्वेस्टर यही उम्मीद पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं, या फिर अभी भी इन्वेस्ट करके बैठे या अभी भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कि भैया इतनी गिरावट हो चुकी है वापस से बढ़ जाएगा। लेकिन भाई साथ में खबरों को भी देखा करो कि खबरें क्या चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टॉक अभी भी वार मार्जिन के अंदर है, और एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं, वार मार्जिन के अंदर आपको जो हमेशा याद रखनी चाहिए, पहला ये है कि अगर वार मार्जिन में अगर आप स्टॉक में से एंट्री और फिर एग्जिट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप बीटीएसटी करना चाहते हो, तो कई बार आपके लिए वहां मुश्किल आती है, ठीक है, वहां पर आपके लिए मुश्किल आ जाती है एग्जिट करने के अंदर। और फॉर एग्जांपल अगर आप एवरेज करने के लिए जा रहे हो तो उसमें भी आपके लिए मुश्किल ये आएगी कि अगर एक गिरावट में आपने एवरेज पॉइंट बना लिया और आप सोच रहे हो कि अगली रिकवरी पर आप एग्जिट करोगे, तो वो आप नहीं कर पाओगे, वहां आपके लिए मुश्किल आती है। तो जब भी आप इस तरह से वार मार्जिन 100% किसी भी स्टॉक के अंदर बने, या 150% भी आपको कई बार दिखता होगा, जब भी इस तरह से वार मार्जिन हो तो हमेशा स्ट्रैटेजी ये बनाओ कि स्टॉक एटलीस्ट गिरे तो उसके बाद 2 सेशन 3 सेशन बढ़े, ताकि एवरेज करके जो आपकी पोजीशन आएगी वो आपके प्रॉफिट्स के अंदर बन सके, कन्वर्ट हो सके। हमेशा वार मार्जिन पर आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है कंपनी से कुछ एक्सपेक्टेशन क्वार्टरली रिजल्ट से, बट यस, कंपनी ने जरूर कहा था कि विंड मिल का कोई इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नहीं पड़ेगा। सो इस बार देखना यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे आते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अब रिजल्ट्स के साथ में मैं 1-2 पॉइंट आपको बताना और भूल गया यहां पर, सो उनको जल्दी से नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आता है आपका अदर इनकम। अदर इनकम से कंपनी सिग्निफिकेंट इनकम जनरेट कर देती है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अभी के हालात को देखते हुए ये अच्छी बात है, कंपनी अदर इनकम से कुछ ना कुछ लेकर के आ रही है। लेकिन इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन, ये 2 पॉइंट्स, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन, ये स्टिल कंपनी के काफी ज्यादा है, जो कि कंपनी की एट द एंड प्रॉफिट्स को कम करता है, और उसके बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट पर आ रही है, ये एक अच्छी बात है। सो इस बार देखते हैं कंपनी का इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन कितना आता है। पिछली बार तो कंपनी का इंटरेस्ट कम हुआ था और डेप्रीसिएशन ऑलमोस्ट फ्लैट आया था। सो इस बार के रिजल्ट्स इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन और साथ में अदर इनकम कंपनी इस बार क्या शो करेगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।